माननीय अपने नेता प्रधानमंत्री को हम सीधे सुन पाते हैं। और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मन की बात के उस कार्यक्रम से हम देश भर में उन लोगों को जान पाते हैं जिन्होंने अपने परिश्रम से, अपने संकल्प से समाज सेवा करते हुए एक बिना ख्याति और बिना चर्चा में आए हुए अपने काम पर लगे रहते हैं। वैसे लोगों को जिसको कोई पहचान नहीं चाहिए, केवल उनका संकल्प होता है कि मेरे कारण समाज में कोई परिवर्तन आए। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है और देश के लोग भी जान पाते हैं कि हमारे देश के अन्य इलाकों में लोग किस प्रकार से, किस भावना से समाज में सेवा कर रहे हैं बिना किसी उम्मीद के। कोई जल संरक्षण कर रहा है, कोई बच्चों को, ट्राइबल बच्चों को शिक्षा दे रहा है, कोई दूर दराज के जंगल में भी गरीब और परिवार को, समाज पिछड़े परिवार को शिक्षा दे रहा है। कई अलग अलग तरह के लोग खेती अलग अलग तरीके से कर रहे हैं और अलग अलग प्रयोग हैं। उन चीजों को प्रधानमंत्री जी एक प्लेटफॉर्म देते हैं और हम लोगों को भी जानने का मौका मिलता है कि मेरा देश किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि मन की बात के कार्यक्रम को पूरी तन्मयता से हम लोग को सुनना चाहिए और हमारे लिए अवसर होता है कि हमारे बूथ के कार्यकर्ता उस दिन एक साथ बैठे। तो मैं आज हमारे 4-4-8 बाकी पीछे भी हमारे बूथ के ही सदस्य हैं। तो आपका अगले महीने, इस महीने का बैठक किसके यहाँ है? कल का मन की बात है ना, अध्यक्ष जी के यहाँ। तो अगला बैठक जून का किसके यहाँ होगा? तय किए? अभी तय कीजिए मेरे सामने। जून की बैठक किनके यहाँ होगी? कौन हाथ उठाएगा? आप आठों में जून का बैठक कौन कराएगा? नरेश जी, आपके घर में जून में मन की बात का कार्यक्रम होगा। आपके यहाँ भाई साहब कब होगा? याद रखना पड़ेगा। जुलाई हो जाएगा पक्का? दीदी अगस्त में पक्का जी के मतलब ऑर्डर भी जा रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी दीदी के यहाँ होगा। ठीक है, तो अपना अपना डेट नोट कर लीजिएगा भैया। और उस दिन पूरे बूथ में से कैसे सब लोग को निमंत्रण देंगे। ज्यादा खर्चा नहीं करना है, चाय बिस्किट जो घर का चीज होता है उतने ही में सबको मन की बात सबके साथ सुनना है। ठीक है, और जितने लोग आपके यहाँ होंगे उससे अधिक लोग इनके यहाँ उपस्थित होंगे, ऐसा प्रयास करना है। ठीक है, सबको सबके यहाँ जाना है, यही तो परिवार भाव है। और इसी तरह से हम संगठन को सृजन करते हैं। कल आप उनके यहाँ जाएंगे तभी ना वो आपके यहाँ आएंगे। तो इस आधार पे अगले 1 फरवरी महीने तक का बूथ की बैठक की योजना बना लिए। आपका आधा काम हम आसान कर दिए। ठीक है दीदी। अब मेरा ये मानना है कि देखिए, पार्टी के संगठन को आप जैसे लोगों के साथ ही संजीवनी मिलती है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि बूथ मजबूत होगा तो भाजपा मजबूत होगी, भाजपा मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। और हम सब जानते हैं, हमारे पूर्व सैनिकों का परिवार कई यहाँ पर उपस्थित है, कि पिछले लंबे 12 वर्षों से हमारी सरकार का 12 साल पूरा होने जा रहा है। ठीक है, और हमारा सौभाग्य है कि हमारे जो नेतृत्व करता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो देश के लॉन्गेस्ट इलेक्टेड सर्विंग पीएम बनने जा रहे हैं। अब तक कोई व्यक्ति इलेक्टेड होकर लगातार इतने दिन कभी भी प्रधानमंत्री नहीं रहा। अब जो 2 लोग रहे भी हैं दिन के आंकड़े में अधिक है, उसमें एक सिलेक्टेड थे 5 साल, इलेक्टेड उतना लंबा नहीं थे, और एक जो इलेक्टेड थे दिन में अधिक, वो कई बार ब्रेकअप करके थे। तो इसलिए लॉन्गेस्ट इलेक्टेड सर्विंग पीएम हमारे नरेंद्र मोदी जी होने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम सबको गर्व होना चाहिए
और साथ ही साथ पिछले 12 वर्षों में क्या परिवर्तन आया है ये आप सबके जुबान पे है, पर हम सबके चर्चा में भी आना चाहिए। और मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर हमने काम किया है तो हमें चर्चा करने का अधिकार है। हमने अगर समाज में परिवर्तन लाया है तो समाज में हमको इस बात को रखने का अधिकार है। जहाँ तक हम आप लोगों के बीच में हैं, तो मेरे लिए तो बूथ अध्यक्ष वाली पूरी टीम के साथ बैठते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी भी ताकत बढ़ गई है। और मैं तो यही मानता हूँ जिस प्रकार से आज देश की में तिरंगे का सम्मान बढ़ा है और पूर्व सैनिकों का जब यहाँ उपस्थिति देख रहे हैं तो मुझे मन में आ रहा है कि मैं वो बात आपके साथ जरूर करूँ। 2011 में इसी भारत में सैनिकों के सर काट लिए जाते थे और दिल्ली में बैठी हुई सरकार मौन रहती थी। 2011 में ही एक यात्रा हम लोगों ने निकाली थी कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा। और मैं वो वाकया हमेशा इसलिए बताता हूँ कि हमारी नई पीढ़ी को भी और हमारे लोगों को भी ये जानने का हक होना चाहिए क्या बदलाव हुआ। 2011 में हम लोग कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा कर रहे हैं और यात्रा करने के क्रम में मैं राष्ट्रीय महामंत्री था युवा मोर्चा का, तो मुझे कश्मीर के दृष्टि से जम्मू कश्मीर में यात्राओं की व्यवस्था देखने के लिए भेजा गया था। हमारे अध्यक्ष अनुराग ठाकुर थे। हम लोग जब गए तो वहाँ के प्रशासन को कश्मीर में जाकर लाल चौक से वहाँ के आईजी को बताने गए थे कि भाई हमारे लोग देश भर से आ रहे हैं और यहाँ पर तिरंगा फहराएंगे। उस समय वहाँ के जो भी नेतृत्व करता थे और दिल्ली में बैठी सरकार ये कहती थी कि अगर यहाँ तिरंगा फहराइएगा तो पूरे घाटी में शांति भंग हो जाएगी। ये अपने ही देश की कहानी है और ज़्यादा पुरानी नहीं, 2011 की है। और मैं जब आईजी से मिलकर निकला तो उन्होंने कहा कि नहीं हम तो गिरफ्तार करेंगे। तो मैंने वो आपका काम है, हम तो अपने प्रदर्शन आंदोलन के साथ यहाँ पर तिरंगा फहराने आ रहे हैं। फिर जब मैं बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था उस लाल चौक पे, दिन था 22 जनवरी 2011, तो मैंने देखा कि पाकिस्तान का झंडा उस लाल चौक के थी पर लहरा रहा था। ये बात पुरानी नहीं है, तिथि और समय भी आपको मैं बता रहा हूँ। लेकिन दिन बदला, समय बदला और आज जब वही लाल चौक भारत के तिरंगे से लहराता नजर आता है तो किसी के भारतीय के मन में गर्व होता है। हो सकता है कुछ चीजें हमारे इर्द गिर्द और बदलनी चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए और अच्छा बेहतर होना चाहिए, लेकिन देश के तिरंगे को जो सम्मान मिलता है वो हर भारतवासी को गर्व कराता है। मैं इसलिए इस चीज की चर्चा किया कि शायद क्या बदला, जब कोई पूछे तो बताइए कि ये तस्वीर बदली है। आज भारत का तिरंगा लेकर रशिया यूक्रेन युद्ध में पाकिस्तानी भी बाहर निकल जाता है क्योंकि उसको मालूम है कि भारत का तिरंगा लेके निकलेंगे तो विश्व का कोई ताकत उन पर हमला नहीं करेगा। ये अंतर है। और इसी मुझे थोड़ा बॉर्डर पे जाने का शौक रहा है, मैं खूब जाता रहता हूँ। 2012 में 1962 के युद्ध के शहीदों का 50 साल पूरा हुआ था, तो गुवाहाटी से तवांग की यात्रा निकली थी, शहीद श्रद्धांजलि यात्रा। अक्टूबर महीने का समय था। उस यात्रा में जब मैं चाइना बॉर्डर तक गया, कोई सैनिक अगर वहां गए होंगे, तो मैं जब वहां गया, क्योंकि बहुत गोरखा परिवार वहां पर काफी बड़ी संख्या में रहता है, तो अरुणाचल के उस पूरे बॉर्डर के सीमा में गया तो शुरू में ही मैं तेजपुर के बाद ही मुझे कच्ची सड़कें मिलने लगी, मिट्टी वाली पहाड़ वाली सड़कें। पूरी सड़कें को जब मैं वहाँ चाइना बॉर्डर तक गया तो मुझे लगा पहाड़ी इलाका है, मिट्टी की सड़कें होंगी। मैं अगस्त महीने में गया था पहले तैयारी देखने, अक्टूबर में यात्रा किया। जब मैं बॉर्डर पे गया तो मैंने देखा कि सामने में चीन की सीमा है और वहाँ पक्की सड़कें बनी। तो मैंने वहाँ के
कर्नल और जो मिलिट्री के लोग थे, मैंने उनसे पूछा कि ऐसी क्या बात है, हमारे देश में इतनी लंबी दूरी तक कच्ची सड़कें और वहाँ पर बगल में से एकदम बॉर्डर तक पक्की सड़कें हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो जानने की जरूरत आप सबको है कि आपके एक ही वोट से, आपके एक ही पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते क्या बदलाव हुआ। उस वहाँ की मिलिट्री के लोगों ने बाद में बताया कि मैं बताता हूँ, और तवांग मेमोरियल वहाँ पर है, जो 1962 के शहीदों का मेमोरियल है, वहाँ लाके हमको बैठाया। और फिर उसने कहा कि हमारी सरकार ये सोचती है 2012 में कि चाइना जब इंटर किया था तो उस समय दुर्गम पहाड़ियों के कारण और कच्ची सड़कों के कारण पीछे से उसको इन्फेंट्री सपोर्ट नहीं मिल पाया, इसलिए उसको मजबूरन वापस लौटना पड़ा। तो हमारी सरकार आज भी मानती है कि हम अगर कच्ची सड़कें रखेंगे, दुर्गम पहाड़ियाँ रखेंगे तो चीन इंटर नहीं कर पाएगा। ये 2012 पे भारत की सोच थी सरकार की, लेकिन 2014 में जो आपने बदलाव किया उसका परिणाम है कि 2017 में जब मैं गया तो मुझे देखने को मिला कि सरहद की सीमाएं तक हमारी सड़कें थी और हमारा एयरबेस बनकर खड़ा है। ये नए भारत का सोच है, नरेंद्र मोदी का सोच है कि हम देश की सीमाओं से, देश के लोगों की सुरक्षा से कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। लोग पूछते हैं कंप्रोमाइज, मैं तो ये 2 उदाहरण देता हूँ और तिथि और दिन बताता हूँ। ये है नए भारत की तस्वीर, ये हमारे सैनिकों का मनोबल कैसा होना चाहिए और हमारे भारत के प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण क्या है। हम किसी भी ताकत से आंख मिलाकर बात करते हैं, आंख झुकाकर बात नहीं करते। और आप सहमत हैं कि पिछली सरकारों में सीमाओं को भारत का अंतिम गांव कहते थे कि भारत की सीमा का अंतिम गांव, न वहाँ विकास होता था, न वहाँ को लोगों के जीवन में उत्थान होता था, इस भय से कि वहाँ तो कोई न कोई हमला होगा, तो वहाँ घर क्यों बनाना, वहाँ पर विकास क्यों करना, उसको अंतिम गांव कहते थे। लेकिन आपकी सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा कि वो भारत का प्रथम गांव है, हम सबसे पहले विकास वहाँ करेंगे और सबसे पहले अपने आप को वहाँ के लोगों को मजबूत करेंगे। तो जब कोई पूछे ना कि बदलाव क्या हुआ है, तो ये 3 घटना बताइएगा, ये नए भारत की तस्वीर है। और बाकी मैं बताने लगे तो कई चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ हम भारतीयों के लिए पहले ये परिवर्तन जरूरी है, उसके बाद देश के अंदर और जितने परिवर्तन हो रहे हैं वो आप सब देख रहे हैं। लेकिन मित्रों, हमको सचेत रहने की आवश्यकता है। हम ये नहीं सोच सकते कि हमने इतना काम किया है तो हम बैठ जाएंगे। हमको भी और संघर्ष करना है, और चलना है, और मजबूत करना है पार्टी को, संगठन को। अगर मजबूत संगठन और पार्टी को करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा है जब 2047 से जो सपना नरेंद्र मोदी जी ने देखा है विकसित भारत का, वो तभी सफल होगा जब भारतीय जनता पार्टी 2047 में इसी प्रकार से प्रचंड जीत के साथ आगे बढ़ती रहेगी। और हमेशा मानिएगा, कभी कभी भी का कार्यकर्ता सोचता है कि मेरे करने से क्या होगा, कभी मत सोचिएगा। वो कहावत ध्यान में है ना, एक घड़े में कौआ तिनके तिनके से पानी को ऊपर लाता है पानी पीने के लिए। तो भाजपा की जीत के लिए एक एक कल जो आप मेहनत करते हैं उसी से भाजपा की जीत होती है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, आपका एक वोट, आपका एक बूथ भाजपा को मजबूत करता है। इसलिए कभी अपने परिश्रम को कम मत आइए। मान के चलिए कि जो आप कर रहे हैं उसी से भाजपा का कमल होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। कभी कभी हमको लगता है मेरे बूथ से क्या होगा, मेरे वोट से क्या होगा, मत सोचिएगा। उस कौआ का जो हम लोग कहानी सुनते हैं, बचपन में पढ़ाई किताबों में था ना, एक एक कण वो पानी का नीचे में प्याला में पानी था और उसको पानी पीना था, तो दूर तक मेहनत कर करके एक कण कण करके उस पानी को ऊपर लाता है और तब पानी पीता है। उसको हम कार्यकर्ता को ये बात हमेशा सीखनी चाहिए कि मेरा एक एक कण, एक एक वोट, एक एक मेहनत पार्टी के लिए काम में आता है। ठीक है, तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।